हे दोस्तों, रिसेंटली एक एनिमे रिलीज हुआ है नेम्ड सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। एंड आप लोग एक सुपरमैन बैटमैन को जानते हैं तो आपको तो पता ही है ये दोनों डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो हैं और इन्हीं की तरह सुसाइड स्क्वाड भी डीसी कॉमिक्स से बिलोंग करते हैं। बस फर्क इतना बड़ा है कि जहां सुपरमैन एंड बैटमैन जस्टिस लीग के सुपर हीरो हैं, वहीं दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड एक विलन ग्रुप है। तो आज हम इसी विलन ग्रुप के ऊपर बने एनिमे की स्टोरी जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये स्टोरी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बस जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगेगा। तो थोड़ा समय देकर इस स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा। सो लेट्स बिगिन। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. सीन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोकर और हार्ली क्विन को, जिन्होंने एक बैंक को लूटकर उसके एम्प्लॉय को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अमांडा वॉलर नाम की एक लेडी के कहने पर कुछ साइंटिस्ट लोग एक पोर्टल खोलने का ट्राई करते हैं। अब सीन वापस जोकर की तरफ आ जाता है, जहां अब पुलिस आ चुकी थी। पुलिस बंदी बने हुए लोगों को बचाने ही वाली होती है कि तभी उनमें से किसी में एक बॉम्ब लगा होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जोकर और हार्ली क्विन अब एस्केप कर चुके हैं। एंड जोकर की बातों से हमें पता चलता है कि जोकर को ये दुनिया कितनी बेकार लगती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है पोर्टल की तरफ, जहां लो एनर्जी आउटपुट की वजह से पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा था। अमांडा साइंटिस्ट सबको बोलती है कि तुम एनर्जी आउटपुट बढ़ा दो, जिसके जवाब में साइंटिस्ट बोलते हैं ऐसा करने से उस लड़की के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाएगा। जिसके जवाब में अमांडा बोलती है कि वो कोई लड़की नहीं, बस एक पोर्टल खोलने का जरिया है। एंड अब पैरेलल में हम हार्ली को देखते हैं, जो अपने बैट की मदद से बॉम्ब्स को फेंक कर पुलिस से बच रही थी। अब दोनों मिलकर पुलिस से बच तो जाते हैं, पर जब हार्ली एक बार में ड्रिंक करने के लिए रुकती है तो वहाँ देखकर उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हार्ली उन लोगों से एक सवाल करती है, जिसका जवाब वो लोग गलत दे देते हैं, जिसके परिणाम में हार्ली उन सबके ऊपर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ जोकर के ऊपर पुलिस नहीं पूरी आर्मी अटैक कर देती है। जोकर जैसे तैसे वहाँ से एस्केप करता है अपनी कार की मदद से। वहीं दूसरी तरफ हार्ली इतने सारे लोगों को अकेले संभाल कर भी वहाँ से एस्केप कर लेती है। पर जब हमें लगता है कि अब हार्ली बच गई कि तभी वहाँ पर कटाना नाम की एक लेडी आती है। एंड कुछ देर तक इन दोनों की फाइट चलने के बाद हार्ली हार कर अनकॉन्शियस हो जाती है। एंड हमें पता चलता है ये लेडी कटाना मिलिट्री के साथ है और जोकर भी एस्केप करने में सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है पोर्टल की तरफ, जहां हाई एनर्जी आउटपुट की वजह से उस लड़की के ऊपर लोड बढ़ता ही जा रहा था। एंड फाइनली ज्यादा एनर्जी की वजह से वो पोर्टल खुल भी जाता है। देन अमांडा बोलती है कि ये है एक नई बिगिनिंग। एंड अब सीन दिखाया जाता है पोर्टल खुलने के आधे साल बाद का, जहाँ अमांडा आर्गस में आई थी। एंड मैं आपको बता दूं, आर्गस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुपर ह्यूमंस को कैद किया जाता है और उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। एंड अब अमांडा वहाँ के मैनेजर से हार्ली क्विन को छोड़ने की बात करती है, बट एज वी नो कि हार्ली क्विन कितनी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैनेजर ये सब करने से काफी ज्यादा हिचकता है। पर अमांडा को उस मैनेजर की सभी घोटालों के बारे में मालूम था, जिसकी वजह से उस मैनेजर को अमांडा की हार्ली से बात करानी पड़ती है। एंड हमें तो पता ही है हार्ली के नेचर के बारे में। एंड हार्ली के इसी नेचर की वजह से वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद हार्ली को शॉक देकर अनकॉन्शियस कर देते हैं। एंड जब हार्ली अपनी आँख खोलती है तो वो अपने सामने देखती है डेडशॉट नाम के एक बंदे को। एंड यहाँ पर डेडशॉट अकेला नहीं था, डेडशॉट के साथ यहाँ पर था क्लेफेस और पीसमेकर। एंड अब मैं आपको एक एक करके इन सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। डेडशॉट एक असैसिन है एंड इसके नेम से आपको इसके पावर का अंदाजा ही होगा। दूसरी तरफ क्लेफेस जो कि एक एक्टर है। एंड लास्टली पीसमेकर सिर्फ शांति के लिए लड़ता है, पीस वाली शांति। एंड अब ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। एंड हमें पता चलता है इस आदमी का नाम एडम है। एंड एडम इन लोगों को बताता है कि ये लोग अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। एंड साथ ही कोई इन क्रिमिनल्स को किसी मिशन के लिए क्यों भेजेगा, ये लोग तो किसी को भी आराम से बिट्रे कर सकते हैं। तो यही शक दूर करने के लिए अब वहाँ पर अमांडा आती है। अमांडा इन सबको बताती है कि इन लोगों का मिशन रिसर्चर्स का बॉडीगार्ड बनना है। एंड इसी के साथ अमांडा ये भी बताती है कि तुम लोग अगर मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे या फिर अगर भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे नेक पर लगा ब्रेन एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे नेक में लगे बॉम्ब से रेडियो एक्टिव सिग्नल निकलता है। और ये सिग्नल अगर बेस की कांटेक्ट से दूर गया तो विद इन 72 आवर्स ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा। एंड इफ तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानते और अपनी मर्जी चलाते हो तो इस बॉम्ब का एक ट्रिगर मेरे पास भी है। एंड इन शॉर्ट बात ये है कि इन लोगों को बस अमांडा की बात फॉलो करनी है। पर अब डेडशॉट ये सब सुनकर काफी चिढ़ जाता है, तभी अमांडा उसकी
की बेटी का जिक्र करती है। एंड हम देख पाते हैं डेडशॉट अपनी बेटी का नाम सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। एंड डेडशॉट के इस बर्ताव से हमें पता चलता है भले ही वो एक क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उसके अंदर ममता तो जरूर है। ममता मतलब प्यार, पिता के अंदर ममता थोड़ी होगी। और हमें पता चलता है कि इन चारों लोगों के अलावा एक और मेंबर है जिनको रिक्रूट करा गया है, पर वो हमें इस हेलीकॉप्टर में कहीं दिख नहीं रहा था। एंड क्लेफेस अब यही सवाल कर रहा होता है एडम से कि तभी हेलीकॉप्टर के सभी सायरन बजने लगते हैं। और जब एडम पायलट्स को चेक करने जाता है तो देखता है कि पायलट्स मर चुके हैं। एंड क्योंकि अब पायलट्स की डेथ हो चुकी है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से सुसाइड स्क्वाड के चारों मेंबर अपनी कैद से छूट जाते हैं। और जब हार्ली वहाँ के बाहर का सीन देखने जाती है कि तभी वो वहाँ से गिर जाती है, पर तभी उसे डेडशॉट आकर बचा लेता है। और अब हम भी इस वर्ल्ड को देख पाते हैं। और अब हम इस वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ बड़े बड़े से ड्रैगन हैं, जो लैंड है वो एयर में लेविटेट कर रहा है, वगैरह वगैरह। एंड अभी लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ किसी की बैटल चल रही है। और देखने से हमें पता चलता है कि ये बैटल ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच हो रही है। पर इन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि ये लोग अभी दूसरे वर्ल्ड में हैं। इन लोगों को तो यही लग रहा था कि ये किसी महंगी फिल्म की शूट पर हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि क्लेफेस एक एक्टर है, उसको तो यही लगना था। पर सुन मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उनको रियलाइज हो जाता है ये कोई मूवी का सेट नहीं है। अब एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। तभी शार्क के होलिये वाला बंदा आकर उस मॉन्स्टर को ही खा जाता है। एंड हमें पता चलता है कि इसका नाम है किंग शार्क। किंग शार्क इन चारों की तरह ही एक प्रिजनर है, पर डेंजरस शार्क होने के बावजूद इसका दिमाग 6 साल के बच्चे जितना है। खैर अब ये पांचों मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। एंड हम गौर करते तो हमें पता चलता है कि क्लेफेस के हैंड्स में से कुछ शाइनिंग सी लाइट निकल रही है, जो वाकई में उसकी पावर तो नहीं है। मतलब उसको इस मैजिकल वर्ल्ड में आके कुछ पावर बूस्ट मिला है। पर इतनी देर तक फाइट करने के बावजूद मॉन्स्टर्स खत्म नहीं हो रहे थे, तो डेडशॉट डिसाइड करता है कि वो उनके पहले लीडर को अटैक करेगा। एंड अब लीडर की डेथ होने के बाद सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे वहाँ पर बैटल कर रहे ह्यूमंस का ध्यान सुसाइड स्क्वाड पर आता है। एंड अब इन लोगों का लीडर सुसाइड स्क्वाड से बात करने की कोशिश करता है, बट लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से वो लोग सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। पर क्लेफेस उन लोगों से बात करने की कोशिश करे ही जा रहा था। क्लेफेस बोलता है अगर तुम ऐसे इसेकाइड हीरो के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हारी दुनिया अगर बदल देगा, तो वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कि तभी पीछे से डेडशॉट और पीस मेकर किसी बात को लेकर लड़ने लग जाते हैं। और इस ह्यूमन के एक्सप्रेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा था कि इसको इन लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। एंड ये लोग इन पांचों को किसी काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहाँ से निकलना तो काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ डिफरेंट ह्यूमंस को देखते हैं, जो इसी वर्ल्ड के किसी मॉन्स्टर लेडी से बात कर रहे थे। और इन लोगों को सुसाइड स्क्वाड के बारे में मालूम था, पर ये लोग बोलते हैं कि उनके होने ना होने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड अब हम यहाँ पर कटाना को भी देखते हैं, जिसने हार्ली क्विन को डिफीट कर अरेस्ट करवाया था। एंड फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड गाइस अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है उसी वर्ल्ड के काउंसिल मीटिंग से, जहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें वॉर का सेलिब्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिसके जवाब में वहाँ का लेजेंडरी नाइट ये सब करने से मना करता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ इस कैपिटल के लोग भूखे मर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये लोगों को पार्टी सेलिब्रेट करनी है। ये सब सुनकर उनकी रानी बोलती है कि ये कोई समय नहीं है कोई सेलिब्रेशन का। और हमें पता चलता है ये जो बूढ़ा आदमी है ये वही नाइट है जो स्टार्टिंग में सुसाइड स्क्वाड से मिला था। एंड इस नाइट का नाम होता है सेसिल। एंड अब सेसिल क्वीन से पूछता है कि हमें इन लोगों का क्या करना चाहिए। एंड सेसिल ये भी बताता है कि ये लोग द ग्रेट प्रिजन में कैदी बने हुए हैं। जिसके जवाब में क्वीन बोलती है कि मैंने सुना इन लोगों की पावर की वजह से बैटल की पूरी साइड बदल गई। और इसके जवाब में सेसिल का कहना था मैं सोच रहा हूँ हम लोग इनके वेपन्स का अच्छे से यूज कर सकें। फ्यूचर फाइट्स में हम इन लोगों का अच्छे से यूज कर सकते हैं। पर क्वीन की मेंटेलिटी थी कि ये सब एक कायरों का काम है, दूसरों से मदद लेना। और जब क्वीन ये सब चीजों को कावर्डनेस बताती है तो वो सेसिल को बोलती है क्या तुम वो नाइट नहीं हो जिसको क्वीन से वो लेजेंडरी आर्मर की ब्लेसिंग मिली है। जिसे सुनकर सेसिल स्पीचलेस था। तो क्वीन बोलती है कि हमें इन लोगों से निपटने के अलावा बाकी 10 काम और हैं। एंड अब हम वहाँ पर एक प्रिंसेस को देखते हैं जो हार्ली को देखकर काफी चौंक गई थी।
एंड जब प्रिंसेस इन लोगों के बारे में भी रानी से बात करने की कोशिश करती है तो क्वीन इनको भी चुप करवा देती है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और हम द ग्रेट प्रिजन में देखते हैं पीस मेकर और सभी बात कर रहे होते हैं। एंड हमें पता चलता है पीस मेकर अपना मास्क इसलिए नहीं उतारता क्योंकि उसके मिशन में कहीं वो बाधा ना बन जाए। और वैसे पीस मेकर तो हमेशा शांति के लिए लड़ता है ना, तो वो एक विलन कैसे हुआ। एंड अब सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी पीस मेकर पीछे से बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए पूरे 12 घंटे हो चुके हैं और अगर हम यहाँ से जल्द नहीं निकले तो हमारे नेक में जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो सकता है। जिसे सुनकर क्ले फेस वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और क्योंकि उसकी बॉडी क्ले से बनी होती है तो अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट करके वहाँ से इजीली निकल जाता है और खुद को इसेकाई हीरो समझकर उन लोगों को वहीं पर छोड़ देता है। जिसे देखकर बाकी के मेंबर्स काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और पास के गार्ड को चिल्ला कर बुलाने लगते हैं। एंड अब क्ले फेस पकड़ा जाता है और वहाँ के गार्ड क्ले फेस के हैंड्स में एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिससे क्ले फेस अपनी पावर ही यूज नहीं कर पा रहा था। अब खाना खाने का टाइम हो चुका था और वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है। वो उन लोगों से वहाँ से हटने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसकी सीट थी, बट डेडशॉट अपने कॉमन सेंस से समझ जाता है कि ये उसकी सीट है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट पिक करने लगता है। जिसे देखकर क्ले फेस बोलता है कि ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे लिए निकलने में काफी मुश्किल होगी। एंड क्ले फेस उस मॉन्स्टर से खुद बात करने का ट्राई करता है बट लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से वो मॉन्स्टर क्ले फेस की कोई बात नहीं समझता और ये गलतफहमी पाल लेता है कि क्ले फेस उससे पंगे ले रहा है और वो उसे पंच कर देता है। अब सभी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स फाइट करने लगते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और सभी मॉन्स्टर्स को वो लगभग हरा ही देते हैं कि तभी वहाँ पर वो गार्ड्स आ जाते हैं और वहाँ के गार्ड किसी टाइप का मैजिक यूज करके उन सबको आराम से बंदी बना लेते हैं और उन सबको डिसिप्लिनरी सेल में डाल देते हैं। एंड अब हम देखते हैं डिसिप्लिनरी सेल के गेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीस मेकर बहुत ट्राई करता है इस गेट को ब्रेक करने का पर ये गेट ब्रेक हो ही नहीं रहा था कि तभी पीछे से एक ह्यूमन वॉइस आती है एंड इस बंदे का नाम होता है रिक फ्लैग। क्योंकि पोर्टल खुले हुए 6 महीने हो चुके थे और इन्हीं 6 महीनों के बाद सुसाइड स्क्वाड को यहाँ भेजा गया था, तो हमें पता चलता है कि सुसाइड स्क्वाड से पहले भी यहाँ पर एक और स्क्वाड आई थी जिस स्क्वाड के मेंबर्स में से रिक एक है। रिक उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारी लीडर कटाना थी, जिसके जवाब में हार्डली एडम का नाम लेती है। तो रिक बताता है कि लगता है अमांडा मैम काफी ज्यादा सीरियस हो गई हैं इसको लेकर, क्योंकि अगर हम यहाँ के रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे वर्ल्ड के लिए। एंड रिक ये भी बताता है जो पहले स्क्वाड आई थी वो भाग चुकी है, जिसके जवाब में डेडशॉट बोलता है कि मतलब तुम लोगों ने सब काम बिगाड़ दिया और हम लोग यहाँ पर आए हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, और वो रिक की हेल्प करने से मना कर देता है। और जब पीस मेकर रिक से एक ऐसा डिवाइस मांगता है जिससे बॉम्ब का टाइम रिसेट हो जाए तो रिक को इस बारे में कुछ नहीं पता था एंड इवन रिक को तो किसी बॉम्ब के बारे में भी नहीं मालूम था। तो वो सब लोग रिक को इस बॉम्ब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसके जवाब में रिक बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम लोगों को गेट के पास लेकर जाऊंगा जहाँ से रेडियो एक्टिव सिग्नल पकड़ता है। कि तभी किंग शार्क की आंखें खुल जाती हैं और वो खाना ढूंढते ढूंढते सभी मेंबर्स के पास बढ़ने लगता है। तो सब लोग बोलते हैं कि खाना इस गेट के उस पार है, जिसे सुनकर शार्क वो गेट तोड़ देता है और तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। पर इस बार ये लोग गार्ड्स के मैजिक में नहीं आते और जब हार्ली वो बैट उठाती है तो हार्ली की बॉडी में से अजीब तरीके का ऑरा निकलने लगता है एंड क्ले फेस भी अपनी पावर की मदद से सभी प्रिजनर्स को एस्केप करवा देता है, जिससे पूरे ग्रेट प्रिजन में अफरा तफरी मच जाती है और जल्द ही सभी गार्ड्स हार जाते हैं। एंड अब इस प्रिजन पर सुसाइड स्क्वाड और बाकी के मॉन्स्टर्स अपना कब्जा कर लेते हैं। कि तभी सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस की तरफ और हमें पता चलता है इस प्रिंसेस का नाम है फियोने। फियोने अपना खाना नहीं खा रही थी ये सोचकर कि उसके कैपिटल के लोग भूखे हैं। कि तभी वहाँ पर सेसिल आता है और उसको बोलता है कि उसके खाना न खाने से उसके कैपिटल के लोगों की भूख नहीं जाएगी, और क्योंकि फियोने ने हार्डली में कुछ देखा है तो वो उन लोगों से बात करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उन लोगों में इतना पोटेंशियल है कि वो इस कैपिटल की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसा मुझे लगता है इस कैपिटल की प्रॉब्लम बस एक बैटल या भूखमरी नहीं है, इन लोगों की मेन प्रॉब्लम वो स्क्वाड होगी जो पहले आई थी, जैसा कि हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। खैर फियोने बोलती है कि मैंने सुना है आपने बताया था उन लोगों ने वॉर की पूरी साइड ही बदल दी थी, और फियोने ये भी बोलती है कि
मैं अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। कि तभी सीन शिफ्ट होता है ग्रेट प्रिजन की तरफ, जहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स और सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और उन लोगों ने पूरे ग्रेट प्रिजन का होलिया ही बदल दिया था ग्राफिटी करके। और ये सब देखकर रिक काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि हम लोगों के पास ये सब करने का जरा सा भी समय नहीं है। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेसिल अपनी फोर्स लेकर आया था और वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और इतनी कम फोर्स देखकर हार्डली बोलती है कि इन लोगों को इससे ज्यादा फोर्स लगेगी हम लोगों को हराने के लिए। एंड एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड गाइज, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, बट मैं फिर भी इस एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये एनिमे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज एज अ डीसी फैन मुझे पता है कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। सो आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होती है। होप यू लाइक इट।